नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है कि देश भर में जो ईडी पर जो बवाल इतना हो रहा है, आखिर में क्यों हो रहा है, ईडी पर इतना बवाल क्यों। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी। उनसे हम जानेंगे कि आखिर में ईडी की कार्रवाई पर विरोधी इतना उत्तेजित क्यों हो गए हैं, सड़कों पर क्यों उतर आए हैं। तो थत्ते साहब, आपका क्या कहना है कि ईडी की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, कैसे है ना कि भारत की राजनीति में जो विरोधी है जी, उनको दबाना, उनकी आवाज़ को दबाना, उनकी जो एजिटेशनल आंदोलनात्मक एक्टिविटीज़ है उनको दबाना, ये परंपरा है। अब हम ईडी के बारे में इतना बवाल मचाते हैं और कांग्रेस वाले तो रास्ते पे उतर आए कि भाई आपने सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस भेजा। अभी ऐसा होता है कि उनके ही कम से कम 10-12 ने तो सुब्रमण्यम से लेके वो जो चिदम्बरम उनसे लेके कम से कम 12-15 कांग्रेस नेता जो ज्येष्ठ वरिष्ठ श्रेष्ठ हैं, उनको भी तो ईडी का नोटिस आया है। उसके बारे में खुद सोनिया ने कभी नहीं बोला कि भाई हमारे ये बड़े बड़े नेता हैं, उनको ईडी का नोटिस आ रहा है, इसका नोटिस आ रहा है, ये गलत है। एक बार कभी सभा में बोली कि हमारा आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है, उसके परे कुछ नहीं बोली। वड्रा के ऊपर ईडी का जब ये आया तब बोली, वो बोली, राहुल बोले, प्रियंका बोली, सब बोले। कांग्रेस नेताओं की तो होड़ लग गई उसके खिलाफ, ईडी के खिलाफ बोलने के लिए। मगर इसी कांग्रेस ने अगर पूरा इतिहास देखा जाए तो जिस समय जो कानून होता था जी, कभी वो टाड़ा था, कभी तो मिसा था, और भी कई कानून थे, उसके अंडर देश का ऐसा कोई विरोधी पक्ष का नेता नहीं है, विशेषतः जो आंदोलनात्मक काम करते हैं, समाजवादी परिवार के करते थे, लेफ्टिस्ट करते थे, सेकुलर पार्टीज़ के जो लोग थे वो भी करते थे। तो ऐसा कोई नेता नहीं देखता हूँ मैं कि जिसको या तो मिसा या टाड़ा नहीं लगाया इन्होंने। ये ईडी बीडी का तो कम से कम आर्थिक है जी, इसमें कम से कम दिखाना पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी का उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, ये किया है, वो किया है। कुछ तो कागजात बनाने पड़ते हैं। अभी कागजात कैसे बनते हैं वो बात अलग है, मगर बनाने पड़ते हैं। मगर तुम देशद्रोही हो। भाई, हिंदू टेररिज्म की कल्पना किसने निकाली? हिंदू टेररिज्म दुनिया ने, पूरे दुनिया ने मुस्लिम टेररिज्म सुना था, उसके लाखों प्रूफ भी थे। ये हमारे सुशील कुमार शिंदे जी ने जब वो गृह मंत्री थे तब ये छोड़ दिया कि भाई ये हिंदू टेररिज्म भी है। काफ़ी बवाल भी हुआ था उसके ऊपर। लोगों ने बोला ये क्या बात कर रहे हो। मैंने खुद, सुशील कुमार शिंदे जी है अभी बम्बई में भी रहते हैं, वो मलवा रेल के नरगिस दत्त रोड के यहाँ, आप जाके उनको पूछिए। मैंने उनको बोला था ये हिंदू टेररिज्म आपको, मैंने ऐसा उनको दिखाया नहीं कि मैं खिलाफ आपको ये कर रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन किया, मैंने बोला आपने तो बड़े तीर मार ले, सोनिया जी तो बड़ी खुश हुई होगी कि आपने ये हिंदुत्व टेररिज्म का जो पिल्लू छोड़ा, पिल्लू बोल लो, मैं बोल रहा पिल्लू छोड़ून दिला, वो तो आपने चिपकली छोड़ी थी, उसका मगरमच्छ हो गया। अभी सब जगह हिंदू टेररिज्म, मीडिया ने भी अच्छी तरह से उठा दिया। तो ऐसा उनको मूछ नहीं है, मगर मूछ पे ताव मारने जैसा उनका अभिप्राय था। तो बोले ती माझ्या डोक्यातली आइडिया होती, वो मेरे ही दिमाग का ये था। मैं सोच रहा था कि ये मुस्लिम टेररिज्म का ये जो बढ़ रहा है उसकी वजह से सेक्युलरिज्म को धक्का पहुंच रहा है। फिर दूसरा ऐसा भी हो रहा है कि हिंदू एक साथ आ रहे, हिंदू जो है वो सम्मिलित हो रहे हैं एक दूसरे के साथ कि भाई मुस्लिम टेररिज्म के खिलाफ अपने को लड़ना है मिलके, वो मिलके लड़ने की बात करने लगे हैं। तीसरी बात है, हमारा जो बेस है कांग्रेस का वो मुस्लिम है, दलित है। तो मुस्लिम समाज को हम अगर ये मैसेज देते हैं कि आप अकेले ही दहशतवादी नहीं है, हिंदुओं में भी दहशतवादी है, ये सब उनका आविर्भाव मैं बता रहा हूँ। आप सुशील कुमार शिंदे की स्टाइल जानते हैं, हिंदू में भी दहशतवादी है। और ये एक पार्टी है कांग्रेस, और ये मैं एक गृह मंत्री ऐसा हूँ जिसने बोला कि हिंदुओं में भी टेररिस्ट है। तो
तो बोले मेरी तो मतलब नेशनल इमेज हुई, कल वाइस प्रेसिडेंट मैं कुछ भी उम्मीदवार बन सकता हूँ। सोनिया जी तो बहुत खुश हो गई। वो बोले किसी के दिमाग में ही नहीं था कि हिंदू टेररिज्म का नाम की कोई है। और जैसे ही वो हो गया तो हिंदू टेररिज्म के नाम से सबसे पहले तो उन्होंने शिवसेना का ही नाम दिया था। हाँ नहीं, शिवसेना का लिया, मगर उनके इसमें दम नहीं था इतना कि शिवसेना को उठाए उस समय। उन्होंने प्रज्ञा सिंह से लेके कितने लोगों से, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ही थी, कितने लोगों को हिंदू टेररिज्म के नाम से अंदर डालना शुरू किया, जो सालों तक सड़ते रहे अंदर। और लास्ट में जाके अभी तो जब गवर्नमेंट बदली तो गवर्नमेंट ने ही उधर बताया कि इनके खिलाफ एक भी प्रूफ नहीं है। अभी वो तो खाली ये इनकी गवर्नमेंट थी तो प्रूफ था, और लोकसभा में चुन के भी आ गई वो। और लोकसभा में चुन के आई, वो तो बात अलग है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया उसका जो भी हिंदुत्व है वो। उसके अंदर लोगों को ये किया, परेशान किया, छलावा किया। हमारे देश में ऐसा कौन सा बड़ा नेता नहीं है। इन्होंने तो ये मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के ज़माने में सर वो 2G का जो विनोद राय ने ये किया था, जिक्र किया था, उसके बारे में अपने ही डीएमके पार्टी के लोगों को अंदर डाल दिए। ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो MPLA या कुछ कायदा आया है वो उस समय आया। और ये तुम्हारा चिदम्बरम जो लास्ट में उसका नियति देखो, डेस्टिनी देखो, उसको भी उसके अंदर जाना पड़ा। उसने बड़े जोर से बोला था कि काले पैसे के खिलाफ हम बड़ा मुहिम चला रहे, उसके अंदर ये कानून जो है क्या MPLA क्या बोलते हैं उसको, वो ज़रूरी है। और ऐसे ही उठाना चालू किया, कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों को उठाया, राजा को, उनका ही मंत्री उसको उठाया, कलीमुड़ी को उठाया। ये राजा कलीमुड़ी क्या हुआ आखिर में, क्या हुआ? सब निर्दोष छूट गए, मगर 3-3, 4-4 साल तक अंदर जेल में सड़े। अरे तुमको उस समय नहीं लगा ऐसा कि मैं ये जो MPLA कायदा निकाला हूँ जिसके अंदर ED का भी काम होता है, उसका मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इनको बलि दे देंगे। ये तो कांग्रेस ने किया। अभी राजा और कनिमोई के मन में कितना गुस्सा होगा इनके प्रति। ये चिदम्बरम को जब उठा के गए, उसके बेटे को तो अंदर ही रखा, तो कितने पेड़े बांटे होंगे उन्होंने। हाँ, तुमने जो जो हमारे लिए किया, खड्डा खोदा, उसमें तुम ही गिर पड़े, अच्छा हो गया। तो उसमें भी बहुत सारे सर, एक इंडस्ट्री है बड़ी, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, मगर 2 इंडस्ट्री जो अभी बड़ी है उसमें से एक इंडस्ट्री के उद्योगपति को ही, मेन उद्योगपति को ही पकड़ने का इनका इरादा था। उसके इर्द गिर्द उन्होंने वो सब MPLA और ED वीडी का जाल अच्छी तरह से बुना के रखा था, और वो चालाक निकला। उसने अपने MD, डिप्टी MD, वो स्टाफ जो था, उनको बोल दिया ये तुम्हारे सर ले लो। उन्होंने अपने सर ले लिया, वो जेल चले गए सर। 3 साल 5 साल अंदर रहे वो। और उनको जो पगार था, मतलब सैलरी था एनुअल कुछ 3 करोड़ 5 करोड़, ये उद्योगपति ने वो 25 करोड़ से लेकर 50 करोड़ दे दिया उनको जेल में रहने के लिए। सबको मालूम है, ऐसा कोई छुपा नहीं है, उद्योगपति भी सबको मालूम है। तो तुम ऐसे सिलेक्टिव परेशानी दी है ना लोगों को। तो ED का अभी भी काम क्या चल रहा है भाई? जो लोगों को ED ने समन्स भेजे, वारंट भेजे, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, वो BJP में आए, भाई गंगा नहाए। विपक्ष का तो ये भी आरोप लग रहा है कि BJP में ज्वाइन कर लिए तो ED माफ, सारे नहीं तो बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ये चमत्कार कैसे हो रहा है कि आप यहाँ पे आके बैठते हैं तो पवित्र होते हैं? भावना गौड़ी कुछ नहीं। अभी तो उसके PA के घर 60 करोड़ पकड़े थे जी, कैश, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। उसने एक ही किया, शिंदे साहब के साथ आ गई, सब खत्म। अरे वो 60 करोड़ का हिसाब ED को मिल गया ना। उन्होंने बोला कि वी आर हैप्पी, सेटिस्फाइड। ये 60 करोड़ उनको पास कहाँ से आए, कैसे आए, वो कैसे फी का ये था वो था, और ऐसा होता है बड़ी संस्था में। तो अभी कुछ हमारी शिकायत नहीं है। अब ये सब अगर इस तरह से देख रहे हैं तो ED का सीधा सीधा अर्थ यही लगता है कि भाई आप सिलेक्टिव विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। आप लोगों को चुनते हैं 2 कारणों से। एक तो आपको चाहिए वो शरण आके BJP में आए, या तो उसकी लड़ने की ताकत ख़त्म करें। और ED के दुरुपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण संजय राउत है। खुद मोदी जी ने बोला था आई विल टेक केयर ऑफ हिम, उनको कुछ नहीं होगा। मगर जब उन्होंने देखा कि एक ये आदमी की वजह से शिवसेना जिंदा है, उन्होंने उसको अंदर कर दिया।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी मेरे को डर है कि राष्ट्रवादी ने अगर जल्दी पैचअप नहीं किया, जो हो सकता है जी, कभी भी हो सकता है, उनको अभी अजीत दादा के बारे में क्या है, उसकी प्रॉपर्टी ये वो सब जो है ना, उसको उन्होंने क्या किया है, कहीं सील लगा के रखा है। वो उन्होंने गेट जो है वो ऐसा बंद करके रखा है कि बेटा चाहिए तो अंदर रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है, आवाज़ नहीं करने का, नहीं तो बाहर भी आके हमारे में आ सकता है। अभी कल अगर अजीत दादा को या तो अंदर जेल में डालेंगे ईडी के अंतर्गत, अगर वो ने माना नहीं तो, और वो मान गए अगर कि भाई नहीं चलो हम सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ, सॉफ्ट अपोजिशन ऑफ बीजेपी करेंगे, जी, उनको छोड़ भी देंगे। वापस करने को टाइम नहीं लगता है। इनकी कितनी प्रॉपर्टी ये करते हैं। अभी अविनाश भोसले को पकड़ा है, कल उसकी प्रॉपर्टी भी ली है। वो शरद पवार का खास आदमी है। करे अभी उनका नया पॉलिसी देखो, वो क्या करते हैं। एसएम जोशी का पीए था, मैं बड़े समाजवादी नेता थे, तो उनका पीए था, पर्सनल असिस्टेंट था। तो उस समय मैंने उनको बोला, हम बिहार में काम करते थे उनका साथ, तो मैं बोला आपको नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? वो बोले नहीं, नेता को अरेस्ट करना नहीं होता है, उसके हाथ पांव काट दिए जाते हैं। वो हाथ पांव होते हैं हमारे नेता, उपनेता, कार्यकर्ता। तो उन्होंने अभी ऐसा ही किया है कि भाई पवार साहब को खाली एक ईडी का झूठ मूठ का नोटिस आया, उसके खिलाफ नहीं, उद्धव को हाथ नहीं लगाया। ऐसे बहुत सारे नेता उनको नहीं हाथ लगा रहे। उनके इर्द गिर्द जितने उनको हाथ लगे कि उनको बार बार मैसेज दे, बग तुझा पकड़ ला, बग तुझा पकड़ ला, बग तुझा पकड़ ला, अब तेरी बारी है, मगर हमारी इंतजारी चालू है अभी, मगर तू बहकेगा तो तेरी भी बारी आएगी। ये इशारा करने का तरीका रहता है। और ईडी का तो दुरुपयोग हो ही रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। मगर कांग्रेस ने भी यही किया है। उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि तुमने ये क्यों किया, ऐसा बीजेपी को बोलने का, क्योंकि उनके ज़माने में वो किया है। उससे बड़ी बात सुनो सर, कल अगर इनकी सत्ता आती है दुर्दैवश, तो ये इससे बदतर व्यवहार करेंगे। कांग्रेस वाले तो पीछे पड़ेंगे सारे बीजेपी राहुल के इसके कि बीजेपी की नेताओं की ये खोलो, लिस्ट निकालो पूरी, उनके सबके पीछे ईडी से लेके बीडी तक सब लगा दो। ये यही करने वाले हैं। साहब ये सब आगे ईडी का ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। इसको अभी पहले ये नहीं था, मगर मीसा और टाडा में, मेरे दत्ता सामंत का मैं काम करता था, उनको उस समय टाडा ने मीसा लगाया था और अंदर डाल दिया था। क्यों? वो गिरनी अपने जो मिल ओनर्स वर्कर्स थे, उनका स्ट्राइक चला रहे थे, अंदर डाल दिया। क्या आंदोलन करना गुनाह है? मैं दत्ता सामंत का बहुत करीबी दोस्त था, रिश्तेदार था, इस प्रकार से उनका आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो मैं उनको जेल में मिलने गया, मैं बोला आपको ऑफ़र है। मैं एक बहुत मेरे पास गौप्यस्फोट बड़े लोगों के रहते हैं। मैं बोला आपको एक ऑफ़र है, आपको मीसा से निकाला जा सकता है। बोले कैसे? मैं बोला मेरे को मैसेज आया था, तुम दत्ता सामंत के बहुत करीब हो, तो अगर आप दत्ता सामंत को मैसेज दे सकते हैं, आपको सुविधा होगी जेल से जाके मिलने की, तो उनको बोलो कि ये स्ट्राइक पीछे ले लो, हम आपको बम्बई से एमपी बनाएंगे, सांसद बनाएंगे। वो बोले अनिल देख तो सही कितना सच कह रहे या ऐसे ही ये कर रहे। मैं बोला ठीक है। मैंने जिस आदमी के थ्रू मैसेज आया था उसको बोला कि दत्ता सामंत मान नहीं गए मगर बोले सोचूंगा। तो बोले क्या करना है? मैं बोला इंदिरा जी की, और ये 81-82 की बात है। मैं बोला इंदिरा जी से उनको 1-to-1 मुलाकात चाहिए। तो बोले ठीक है, हो जाएगा। नाम लेता हूँ ना सर मैं, ये प्रभा राव और विनोबा जी भावे की पर्सनल सेक्रेटरी रही, वो नाम अभी मुख पे था। वो इंदिरा जी की बहुत करीबी मैत्रीण थी। तो निर्मला देशपांडे, यस निर्मला देशपांडे, वो दोनों के पास मुझे भेजा गया। मैंने दोनों से बात की। वो बोली दत्ता सामंत कहाँ तक मानेगा? मैं बोला वो इंदिरा जी से मिलने के बाद तय होगा। वो बोले हमने तो ऑफ़र दे दिए उसको कि आंदोलन के लिए जितने भी ये हमने केसेस किए सब विड्रॉ हो जाएंगे। उसके खिलाफ तो मर्डर से लेके सब केसेस हैं, उसमें उसको रियायत दी जाएगी और उसको विड्रॉ करना है, क्योंकि इंदिरा जी ने बोला ये मेरे प्रेस्टीज का सवाल है, ये विड्रॉ होना चाहिए। अब बिलीव करो, ये क्या इतिहास है, इसमें बिलीव क्या करना है। प्रभा राव और निर्मला देशपांडे जी के साथ मैं और दत्ता सामंत हम दिल्ली गए, जबकि ऑन रिकॉर्ड वो जेल में था। जेल से निकाल के बाहर गए? भागे नहीं, उनको बाहर ले गए। हाँ बाहर लेके गए, इंदिरा जी से मिलवाया।
मैं तो अंदर नहीं जा पाया। उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं थी। हाँ, सीसीटीवी कैमरा नहीं थे और ये मीडिया भी नहीं था तुम्हारा। और दत्ता सामंत बाहर आए, थोड़े गुस्से में आए, मतलब बोले चल क्या उपयोग नहीं है इनसा। फिर निर्मला और प्रभा राव दोनों बाहर आए, बोले आखिरी मौका आपको देते हैं, आप हाँ करो, आप एमपी बनेंगे, आपके ऊपर कोई केस नहीं रहेगा। वो बोले नहीं, मेरे को विड्रॉ नहीं करना है। फिर मैंने बोला उनको, दत्ता सामंत को, मैं बोला डॉक्टर देखो, अभी जान बची लाखों पाए, अपने भी वर्कर्स बहुत परेशान हैं, तो आप एक काम करो, उनको बोलो कि इसके बाद मेरा जो वायलेंस है वो मैं कल से बंद कर देता हूँ। अगर ये स्ट्राइक टूटता है तो मैं अपोज नहीं करूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ चलो। क्योंकि वो फोड़ रहा था ना, सर फोड़ रहा था, सबकी हाथ पाँव तोड़ रहा था, दत्ता सामंत के लोग तोड़ रहे थे ना, आपको याद है? मालूम। तो वो 1 मिनट रोका, फिर निर्मला और प्रभा राव जी को मैंने बोला, 80-82 की बात है, 82 की बात होगी, बाबा साहब भोसले थे उस समय मुख्यमंत्री। तो निर्मला जी को और मैंने बोला कि इनको बता दीजिए कि आज से वायलेंस बंद, हाथ पाँव नहीं तोड़ेंगे हम किसी के, मगर ये कब छोड़ेंगे? बोले जल्दी छोड़ देंगे, एक बार कम से कम एक 10-15 दिन ऐसा होने दो कि कोई किसी को मारा नहीं, कुछ हुआ नहीं, और हम कल से राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के बैनर में हज़ारों की तादाद में कामगारों को अंदर घुसाएंगे, इसको कुछ करना नहीं। वो मान ली शर्त, वो वापिस आए, जेल में गए, दाखिल हो गए, मतलब बिना कोई ये किए। ये तो लिमिटेड सर्कल में मालूम पड़ता ही है। उस समय बाबा साहब ने भी मुझे पूछा क्या क्या करता है रे तू पीछे, और मेरे ख्याल से 15 दिन तक कोई वायलेंस नहीं हुआ, क्योंकि दत्ता सामंत का बात था, हम लोगों ने बोल दिया, बोराड़े करके उसका ये था सेक्रेटरी, उसने बोल दिया सबको नहीं करना है। सर मीसा विड्रॉ हो गए, एमपी मिला कि नहीं बनने को? नहीं बना ना वो एमपी बना, राज्यसभा नहीं लोकसभा का बना ना सर। दत्ता सामंत एमपी बना क्योंकि वो जो मूवमेंट एक बन गई, उसकी वजह से जो मिल वर्कर्स थे वो उसके साथ हो गए। तो परड़ जहाँ पे ये तुम्हारा शिवसेना का उम्मीदवार चुन के आता था मोहन रावड़े जी, वहाँ सर उसके पहले दत्ता सामंत आमदार खासदार बने, आमदार भी बने, उनके 3 आमदार भी बने वो एरिया में, मगर वो मीसा निकल गया ना सर। अभी मीसा की बात, तो ये सब जो है वो होता है, इसके आगे भी होता रहेगा। जब तक बीजेपी है वो ईडी का दुरुपयोग करेंगे, कांग्रेस आएगी वो भी करेंगे। हर एक को समय मिलेगा, हर एक को जिसका समय आएगा वो हर कुत्ते का दिन आता है, खत्म। धन्यवाद दत्ते जी। तो आखिर में सवाल सबसे बड़ा यही है कि ऐसा कौन सा काम होता है जो ईडी इनके पीछे पड़ती है? पब्लिक यही पूछ रही है कि ऐसा क्यों, कौन सा काम कर रहे हैं जो नहीं, कुछ नहीं है, अपोजिशन करना यही बुरी बात तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और महाराष्ट्र सहित देश दुनिया के विश्लेषण पर चर्चा के लिए हमारा चैनल देखते रहिए मुद्दा भारत का। धन्यवाद।